स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिक्षा एकेडमी में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडी के सैंपल क्वेश्चन पेपर की। ये सारे सैंपल पेपर आपको CBSE की साइट पे फ्री अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सैंपल पेपर है बिजनेस स्टडीज़ का, जिसका कोड है 054। टर्म 2 का ये सैंपल पेपर है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 हैं और टाइम आपको 2 आवर्स का दिया गया है। उसके अलावा आपको इसमें बताया गया है कि इस क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के और 4 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के। 2 और 3 वाले आप जो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं वो आपका शॉर्ट टाइप है, जिसमें आपको 30 से 50 वर्ड में आंसर करना है। 3 नंबर वाले आपके शॉर्ट टाइप हैं, उसमें आपको 50 से 80 वर्ड में आंसर देना है। और 5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उसमें आपको 80 से 120 वर्ड में। तो दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन केस एंड सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको केस स्टडी दी जाने वाले, सीधी सीधी बात यही है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि आपको इतने वर्ड्स में आंसर देना है, ये कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है कि अगर बच्चे इतने वर्डों में आंसर देने लग जाएंगे तो फिर उनके पास कॉपी मतलब कि जो शीट होगी वो भरने लग जाएगी, और ऐसे में आप लिख ज़्यादा नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पास 2 आवर्स का टाइम है। तो जल्दी से जल्दी अपने पेपर को कैसे ख़त्म करें और कितना आपको टाइम बताना है और कितना टाइम आपको किस क्वेश्चन में देना है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो मेरा मानना है कि आपको 2 मार्क्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट लिखने हैं। 3 पॉइंट आपके वैलिड पॉइंट होने चाहिए। ये नहीं है कि आप कोई भी 3 पॉइंट उठा के आपको कोई पैराग्राफ मेंशन नहीं करना है, या ये नहीं है जैसे आपको 2 नंबर में कोई आइडेंटिटी पूछी गई है या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन मांगी गई है तो आप उसमें एक पैराग्राफ दे दें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सिंपल 2 नंबर के हिसाब से देना है, जिसमें हाफ मार्क्स आपका आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि इसमें पूछा क्या गया है, और हाफ मार्क्स आपका एक्सप्लेनेशन के लिए होता है। तो ऐसे करके आपको, जैसे अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट देने हैं और तीनों का आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन दे देना। तो जैसे कि हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि 2 मार्क्स का है। इसमें बोला गया है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट विच कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन द एग्जिस्टिंग स्टाफ इज आइदर इनसफिशिएंट और डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द जॉब्स टू बी फुलफिल्ड। तो आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई करना कि इन्होंने पूछा क्या। पूछने के बाद उन्होंने एक्सप्लेन द टू सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे उन्होंने आपसे सिंपल 2 सोर्स पूछे, तो आपको 2 सोर्स लिखने, यानी आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसने एक्चुअली पूछा क्या है, वो 2 सोर्स है कौन से। वहाँ से उठाइए, हेडिंग लिखिए, ये 2 सोर्स हैं, उनको 2-2 लाइनों में एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके ज़्यादा अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो बताइए क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ से सीधा सीधा मार्किंग स्कीम निकाल लेते हैं। तो देखिए मार्किंग स्कीम में क्या है। तो पहले तो आप देखिए, हाफ मार्क्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, हाफ मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, हाफ मार्क्स आपको ये बताने के लिए मिलेंगे कि आप क्या आइडेंटिफाई कर पाए, और हाफ मार्क्स आपको बताने के लिए मिलेंगे कि आप कैसे उसको एक्सप्लेन कर पाए। तो जैसे देखिए, 2 सोर्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। तो पहला है प्रमोशन और दूसरा है ट्रांसफर इनवॉल्व्स। तो प्रमोशन रेफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन कैरी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी फैसिलिटी स्टेटस एंड पे। यानी प्रमोशन का मतलब होता है कि उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाना, उसको पे ज़्यादा करना है हमें, उसको फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगी, उसको हायर पोजीशन पे। और दूसरा आपका ट्रांसफ़र इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। यानी दूसरा आपका ट्रांसफ़र। तो ये इंटरनल रिक्रूटमेंट होते हैं। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि आपको रिक्रूट यानी आपको नए बंदे रिक्रूट करने हैं, यानी आपको नए बंदे आपको इसमें कंपनी में आपको ज्वाइन करने हैं। और इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि आपको अपने ही बंदों को प्रमोट करना है
या फिर उनको दूसरी पोजीशन देनी है, या फिर उनको इस एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। तो पहला आपका प्रमोशन है, दूसरा आपका ट्रांसफ़र है। तो ट्रांसफ़र क्या क्या होता है कि एक किसी एम्प्लॉय को दूसरी जॉब में भेजना, यानी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज करना, उसके एम्प्लॉयमेंट के स्टेटस को चेंज करना। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन बोलता है मैक लिमिटेड इज डीलिंग इन ऑल टाइप ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। इट इज enjoying increased demand for its product during the last few years। इन्होंने एक कंपनी का नाम बताया हुआ है और वो किस टाइप की है, वो कॉस्मेटिक की है, और वो खुश है कि उनकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी नीड 100 करोड़ एज एडिशनल कैपिटल। तो कंपनी को क्या चाहिए, एडिशनल कैपिटल चाहिए, कितने की, 100 करोड़ की। द कंपनी डिसाइड टू रेज फंड थ्रू इक्विटी शेयर्स। Chirag Kapoor, the finance manager of the company, recommended that the share may be sold through issuing house and brokers। तो उसने बताया, जो कौन है का फाइनेंस मैनेजर है चिराग कपूर, उसने बोला है कि आप क्या करो कि आपको जो शेयर बेचने हैं वो आप किसके थ्रू बेचो, हाउसेज और ब्रोकर्स के थ्रू बेचो। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मेथड रिकमेंडेड बाय मिस्टर कपूर थ्रू विच द कंपनी कैन रेज एडिशनल फंड फॉर एक्सपेंशन पर्पज। तो अभी ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, सेम क्वालिटीज, आपको 2 चीजें आइडेंटिफाई करनी है और दोनों को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो चलिए, तो इसने क्या बताया, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल आपको कैसे पता चलेगा कि उसने बोला है कि आप क्या इशू कर दो, हाउसेज एंड ब्रोकर्स इशू कर दो। यानी आप ये क्या करो, जिनको आप शेयर्स दे रहे हो, शेयर्स ना देके आप उनको घर, कुछ और चीजें दे सकते, यानी वो शेयर्स तो उनको मिलेंगे, साथ में उनको घर भी मिल सकता है या कुछ और। तो ये ऑफर फॉर सेल होता है कि आपको क्या करना है, एक शेयर की वैल्यू इतनी रखी है, अगर आपके कोई 20 शेयर उठाएगा तो उसको इतना लैंड या फिर क्या बोलते हैं कोई घर आपको किराए पे मिलेगा, या आपकी किराए पे मिलेगा, पर उसका किराया कौन पे करेगा, कंपनी पे करेगी, आपको बस वहां पे रहना है। तो यानी ऑफर फॉर सेल होते हैं, उनको कुछ ना कुछ ऑफर दिया जाता है। तो इसमें आपको क्या लेंगे, अंडर दिस मेथड सिक्योरिटी आर नॉट इशूड डायरेक्टली टू द पब्लिक बट द ऑफर्ड फॉर सेल थ्रू इंटरमीडिएट लाइक इशूइंग हाउस और स्टॉक ब्रोकर्स। इन केस अ कंपनी सेल सिक्योरिटी embolic at an agreed price to broker who in turn resell them to investing public। जो मैंने बताया भाई, इन्होंने बोला है कि आपको क्या करना है, डायरेक्टली शेयर इशू ना करके आपको कोई भी चीज़ ऐसी इशू कर देनी है तो उनके फ़ायदे की हो, तो उनको लगे कि इसमें मेरा फ़ायदा है। यानी आप बोलोगे कि अगर कोई 20 शेयर उठाएगा, फॉर एग्जांपल कोई अगर 20 शेयर लेगा, तो उस 20 शेयर पे आप क्या करेंगे, आप उसको 100 एकड़ का या फिर 50 एकड़ का या फिर 2 BHK या 1 BHK आप उसको क्या देंगे, हाउस देंगे। कब तक, इतने टाइम के लिए, या फिर आप उनको परमानेंट जब तक देंगे जब तक वो इसको रखना चाहते हैं, और उसका जो पे कौन करेगा, कंपनी पे करेगी। तो एक तरह से वो उनको ऑफर दे रहे हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने में आपको क्या पता चला कि ऑफर फॉर सेल है, जिसका आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, और उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। इन्होंने देखिए 3 लाइन में इसको एक्सप्लेन किया है, उसको 1.5 मार्क्स। नेक्स्ट जो है वो है एक्सप्लेन द 2 कंसेप्ट। यहाँ पे ध्यान रखिए, इन्होंने पूछा दो कंसेप्ट विच आर पार्ट ऑफ एक्सरसाइज विच वुड रिवील वेदर अ कंपनी इज अंडर स्टाफ्टेड और स्टाफ्टेड और ऑप्टिमली स्टाफ्टेड। तो आपको वो से 2 कंसेप्ट बताने हैं जिसमें कंपनी क्या हो सकती है कि या तो अंडर स्टाफ्ड हो या ओवर स्टाफ्ड हो, या फिर उनके पास है पर या तो ज़्यादा, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। तो इसमें भी आपको सेम ही चीज़ करनी है, दोनों कंसेप्ट के बारे में बताइए, उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। पहला है वर्कलोड एनालिसिस और दूसरा है वर्कफोर्स एनालिसिस। कि वर्कलोड कितना है। क्या होता है कि कुछ कंपनियां सीजन वाइज काम करती हैं, यानी जैसे अगर आप विंटर कोई कंपनी है जो कपड़े बनाती है,
जर्सी वगैरह बनाती है, ट्रैक सूट वगैरह बनाती है, तो उनका काम कब चलेगा? उनका काम चलेगा विंटर्स में। और जब विंटर्स में जो काम चलता है तो उसमें सेल कहाँ पे ज़्यादा होती है, वर्कलोड कहाँ पे बढ़ता है? विंटर्स में बढ़ेगा। तो आपको पता करना है कि आपका जो वर्कलोड बढ़ेगा वो विंटर सीजन में पड़ेगा। तो आपको पहली टाइप तो वो कि आपका वर्कलोड एनालिसिस होना चाहिए। फिर आपको पता है कि आपकी वर्क फोर्स भी उसी टाइम ज़्यादा लगेगी। कहाँ पे ज़्यादा लगेगी? विंटर सेशन में ज़्यादा लगेगी। कब ज़्यादा लगेगी? जब, क्योंकि आपको क्या होगा कि विंटर सेशन आने से पहले आपको कपड़े बना के रखने पड़ेंगे, तो उनको सेल परचेज करने के लिए भी बंदे चाहिए। ये तो है नहीं कि आप ठंड के कपड़े गर्मियों में बेचने स्टार्ट कर देंगे। तो उसी तरह से आपको क्या करना है? वर्क फोर्स एनालिसिस भी करना है। तो पढ़ लेते हैं इसको। वर्कलोड एनालिसिस में क्या होता है? दिस वुड अनेबल एन असेसमेंट ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब एंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि आपको वर्कलोड पता होना चाहिए कि आपका क्या है और किस काम के लिए है। ये नहीं है कि आपने कोई भी उठा के रिक्रूट कर लिया और आपको उसमें उसको काम नहीं आता, तो वहाँ पे आपके एक तो पैसे बर्बाद होंगे, टाइम वेस्ट होगा और आप अच्छे से एनालिसिस भी नहीं कर रहे हैं। तो आपको सभी चीज़ पता होनी चाहिए। दूसरा आपका है वर्कफोर्स एनालिसिस। दिस वुड रिवील द नंबर एंड टाइप अवेलेबल। कि आपको किस तरह के चाहिए और कितने चाहिए। यानी मान लीजिए आपका जो आपको 100 बंदे चाहिए काम करने के लिए, ये नहीं है कि आप 120 बंदों को रिक्रूट कर ले और रिक्रूट करने के बाद आप जो 20 की जो आप सैलरी पे कर रहे हैं उसमें आप क्या करें? आप 20 बंदों का लॉस कर रहे हैं। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपसे पूछा क्या गया है और आपको बताना क्या है। उसी हिसाब से आपको वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस को पता करने के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा और हाफ मार्क्स आपको इसके क्या करने के लिए मिलेगा? एक्सप्लेन करने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर का ही है। ये आप खुद से करिए। अभी हम करेंगे 3rd क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन जो कि 5वां क्वेश्चन है, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। 6ठा 7वां भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। 8वां आपका केस बेस्ड है। उसके बाद आपका 9, 10, 11 और 12 ही क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो 5 क्वेश्चन में 9 नंबर जो 9वां क्वेश्चन है वो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। 10वां भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। 11वां और 12वां आपका केस बेस्ड है। तो सबसे पहले हम करेंगे 5वां क्वेश्चन। मिस्टर पवन कुमार द CEO ऑफ एन ई कॉमर्स स्टार्टअप। तो यहाँ पे आपको ई कॉमर्स स्टार्टअप की बात की गई है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि बात किस चीज़ की कर रहा है। विच वॉज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूज एम्प्लॉय टर्नओवर, डिसाइडेड टू होल्ड अ मीटिंग विद द मैनेजर टू डिस्कस द इशू। तो उसने क्या किया? एक मीटिंग होल्ड की क्योंकि वह प्रॉब्लम फेस कर रहे। तो मीटिंग उसने बुलाई। While the addressing the manager in the meeting, he advised them to take certain measures which focus on psychological, social and emotional factor in order to motivate employee। कि क्या करना है उसको? अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसको उनके पास क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है वो अच्छे से नहीं आ पा रहा है। कि फेस प्रॉब्लम तो वो यही फेस कर सकते हैं कि एम्प्लॉय जो उनके वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। तो एक्सप्लेन एनी टू सच मेजर्स। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको कितने बताने हैं? 2 बताने। डिस्कस हिम बाय हिम व्हेन ही सजेस्टेड दैट जॉब शुड बी मेड इंटरेस्टिंग सो दैट द जॉब इटसेल्फ बिकम अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। Employees should be congratulated for good performance. Also, stability regarding future income and work should be provided to employees in order to develop a positive attitude among the subordinates। तो आपको क्या करना है? उनको मोटिवेट करने के लिए आपको जो सारी चीज़ें कर सकते हो उसके बारे में आपको ऐसी 2 चीज़ें बतानी है। आप 3 भी बता सकती है क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। आपको बस पता करना है वो क्या चीज़ है और उसको एक्सप्लेन करना है, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो क्या क्या हो सकता है? तो उसने जो ये लाइन बोली है यहाँ पे, when he suggested that job should be made interesting so that the job itself become a source of motivation. Employees should be congratulated for good performance, also stability regarding future income and work।
तीन चीज आपको यहीं पे देखने के लिए मिल गई। अब इसका आंसर देखते हैं सीधा सीधा। जॉब इनरिचमेंट यानी इट इज कंसिडर with designing job that include greater variety of work, higher require higher level of knowledge and skill। तो ये आपका क्या काम करेगा, आपका सोर्स ऑफ गुड परफॉर्मेंस के लिए। गुड परफॉर्मेंस के लिए क्या चाहिए उनको, हाई लेवल ऑफ नॉलेज वाले बंदे चाहिए, ताकि एक है कि जिसको नॉलेज नहीं है वो काम 2 घंटे में करे, जिसको नॉलेज है वही काम 1 घंटे का तो 1 घंटे में पूरा कर दे रहा है। तो वहाँ पे आपको हायर लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए जो आपको अच्छा काम करके दे। दूसरा आपका है एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज प्रोग्राम। रिकॉग्नाइजेशन मीन्स एक्नॉलेजमेंट विद द शो ऑफ एप्रिसिएशन। उनको अप्रिशिएट किया जाए। अप्रिशिएट किया जाए मतलब आपका गुड वर्क परफॉर्मेंस, और उनको मोटिवेट किया जाए, मोटिवेट किया जाए उनको। तीसरा आपका जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी यानी इनकम, वर्क, उनके वर्क के रिगार्डिंग कोई क्या किया जाए, कोई डिसीजन लिया जाए। तो 3 चीज़ें आपको इन्होंने सीधा सीधा क्वेश्चन में बता रखी है कि आपको क्या चीज़ें बतानी है। तो आप एक मोटिवेशन का पॉइंट लिखिए, एक गुड परफॉर्मेंस का पॉइंट लिखिए और एक लिखिए फ्यूचर इनकम एंड वर्क के बारे में। तो उन्होंने सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा, आपको बस आइडेंटिफाई करना है। आप इन्होंने ऊपर लिखा कि एनी टू लिखिए, क्योंकि उसमें उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि एनी टू डिस्क्राइब कीजिए। आप तीनों भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। पर हाँ, गुड पॉइंट आपको हमेशा क्या करने इसमें रखने हैं। अभी 6ठा 7वां तो डायरेक्ट है, 8वां आप खुद कीजिए क्योंकि आपको पता चलना चाहिए इसमें इन्होंने बोला क्या है। फिर 9वां आपका डायरेक्ट है जिसमें इन्होंने बोला है कि 5 राइट ऑफ कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, या फिर 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। दोनों की बात सेम है। आप क्या कीजिए, यहाँ पे कोई भी 4 से 5 पॉइंट आप डाल दीजिए। इन्होंने 2 बोले हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में, 2 से काम नहीं चलेगा, आपको रखने सारे पड़ेंगे। तो क्या है, इन्होंने 6 पॉइंट डाल रखे हैं, 9 पॉइंट इन्होंने यहाँ डाल रखे हैं। राइट ऑफ सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी अश्योर्ड, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कि कंज्यूमर को पूरी सेफ्टी मिले, कंज्यूमर को पूरा बताया जाए, कंज्यूमर को अश्योर किया जाए कि आप जो प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं उसके बारे में वो अच्छा है नहीं है, उसकी क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या उसकी लिमिटेशन है, क्या क्या उसकी मेरिट है, क्या डीमेरिट है, यानी वो सारी चीज़ें। राइट टू बी हर्ड कि अगर कंज्यूमर को बाद में दिक्कत आती है तो उसको सुना भी जाए। राइट टू सीक रिड्रेसल यानी अगर उसके साथ अनफेयर ट्रेड हुआ है उसके बारे में पता किया जाए या वो बोल सके अपने बारे में। और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन कि कंज्यूमर को पता चले एक्चुअली उसके राइट क्या हैं क्या नहीं है, क्या वो कर सकता है क्या वो नहीं कर सकता, कितने अमाउंट तक वो कौन सी कोर्ट में जा सकता है या नहीं जा सकता, वो सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका 10th क्वेश्चन, स्टेट एनी 5 रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आपको फंक्शन लिखने हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 फंक्शन लिखिए। अगर आपको छठा आता हो तो छठा लिख के दूर कीजिए, ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है क्योंकि वो एक स्टेटमेंट का एक ही नंबर देंगे, 1.5 नंबर कोई नहीं देगा। या तो आप उसको पैराग्राफ में लिखे कैसे भी लिखे, पर ज़्यादा डीमेरिट आपको वहाँ पे मिलती है जहाँ पे आप पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ता है, एक एक लाइन पढ़ के सभी दूर करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के क्या क्या फंक्शंस हैं। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर के में 2 अभी ये बचे हुए हैं, केस बेस्ड बचे हुए हैं। तो आप जाइए सीबीएसई की साइट पे और पता कीजिए कि आप किस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। पहले खुद से सोल्व कीजिए, पता कीजिए, और फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, अपने आंसर मैच कीजिए।
जैसा कि मैंने अपनी सबसे पहली वाली वीडियो में बताया था कि आपको करना क्या है, कैसे आपको तैयारी करनी है। दूसरी वीडियो में मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई कि आपको क्या स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करनी है। उस वीडियो में मैंने बताया था कि आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, खुद सारे के सारे आंसर लिखने हैं, उसके बाद आपको चेक करने हैं, जो ठीक आंसर है उसको आपको साइड में लिख के रखना है। ऐसे होती है आपकी तैयारी। ऐसे नहीं है कि आपने पढ़ा और आपने तैयारी नहीं की, बाद में आपने प्रैक्टिस नहीं की तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। सो थैंक यू दोस्तों, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे एक और नया सब्जेक्ट। तो लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इसको शेयर कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच पाए और उनको अच्छे से अच्छे गाइडेंस दे पाए। और साथ में आप ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिस पे आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं और अपनी क्वारीज, अपने जो भी आपके क्वेश्चंस है वो हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।